संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस का खतरा। डायबिटीज पेशेंट्स को ब्लैक फंगस का भारी खतरा। राजस्थान में ब्लैक फंगस के कई मरीज। ब्लैक फंगस से कई मरीजों की आंखों की रोशनी गई। ब्लैक फंगस दुर्लभ इन्फेक्शन, शरीर में तेजी से फैलता है। ब्लैक फंगस के कारण मस्तिष्क, लंग्स और त्वचा पर असर। नाक से शुरू होकर आंख और मस्तिष्क तक पहुंचता है ब्लैक फंगस। इलाज में देरी होने पर जानलेवा साबित हो सकता है। ब्लैक फंगस बुरी बला। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। आज हम बात कर रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे की, और इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक खास मेहमान डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाटीदार है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। उनका रुख करते हैं। डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाटीदार, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम कोरोना से बचाव करते करते संभले भी नहीं है, और दूसरी तरफ एक नई बीमारी ने हमें अपनी जद में ले लिया है। आखिर ये म्यूकोरमाइकोसिस है क्या, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस भी कहते हैं? जी दीपक जी, हम कोरोना की दूसरी लहर में चल रहे हैं, और अभी एक नई खबर आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को पता लग रही है कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस एक बीमारी है जो उभर कर सामने आ रही है और जो वाकई में बहुत जानलेवा भी है। म्यूकोरमाइकोसिस एक प्रकार का फंगस है जो हमारे मिट्टी, पानी या जो अपशिष्ट पदार्थ, जो पुराने पदार्थ होते हैं, सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर पाई जाती है। यह फंगस अगर हम किसी इंसान के शरीर में चली जाए तो इसके कई प्रकार के साइड इफेक्ट होते हैं। ये जाइगोमाइसिटीज ग्रुप की एक फंगस है जो कि इंसानों को प्रभावित कर सकती है। अगर हम इस फंगस की बात करें कि यह फंगस शरीर में प्रवेश क्यों करता है और ये नुकसान कैसे कर सकता है, तो देखिए दीपक जी, अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो यह फंगस एक प्रकार से उन पेशेंटों या रोगियों के शरीर में प्रवेश करके नुकसान पहुंचाती है जो किसी कारण से उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई हो। जैसा कि आपने देखा है कि डायबिटीज के रोगी खास तौर से जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर होती है, अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं है और उन पेशेंटों को अगर कोविड की समस्या हो जाती है, कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में उनकी इम्यूनिटी और ज्यादा डाउन हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डेक्सोना या किसी अन्य प्रकार का स्टेरॉइड जो कि कोरोना के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, वो भी शरीर की इम्यूनिटी को डाउन करता है। ऐसी परिस्थिति में सारा कॉम्बिनेशन, कोरोना का इन्फेक्शन, स्टेरॉइड और डायबिटीज, तीनों मिलकर शरीर के ऊपर एक इम्यूनो सप्रेशेंट का काम करते हैं। इस परिस्थिति में यह फंगस, जिसे हम ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, ये उस शरीर को प्रभावित कर लेती है और जकड़ लेती है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इसके लक्षण क्या हैं? इसके सामान्य तौर पर यदि कोई मरीज है तो उस पर किस तरीके से जो क्या लक्षण नजर आएंगे जिसके चलते हम समझ सकते हैं कि ये इस ब्लैक फंगस का शिकार हो चुका है, म्यूकोरमाइकोसिस का शिकार हो सकता है, जिसके बाद इसको इलाज कराना होगा? आखिर लक्षण क्या होंगे? जी, लक्षणों पे डिपेंड करता है कि म्यूकोरमाइकोसिस अपने शरीर में कहां से प्रवेश कर रहा है। जैसे मान लीजिए, जो मोस्ट कॉमन प्रकार का मुख्यतः जो म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है वो आंख और नाक वाले हिस्से में होता है। जब पेशेंट के ये फंगस हवा के माध्यम से नाक में प्रवेश करती है तो वहां पर उसकी ग्रोथ हो जाती है, और इसके जो लक्षण आते हैं उसमें सबसे पहले एक आंख में या दोनों आंख में सूजन आना, आंख का लाल हो जाना, नाक के अंदर से लालपन हो जाना और नाक में से पानी आना। इसके अलावा जो इसका स्पेसिफिक लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें है कि अगर कालापन आ जाए, जैसे मान लीजिए आपके नाक में से कोई पदार्थ निकल रहा है और उसमें काला पदार्थ अगर शरीर से निकल रहा है तो इसे ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन माना जाता है। इसके अलावा यह फंगस ब्रेन के यानी अपने मस्तिष्क की खून की नलियों के माध्यम से भी मस्तिष्क में पहुंच सकती है। उसमें सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन आना, अधिक मात्रा में बुखार आना और जोर से सिर दर्द करना, ये इसके मुख्य लक्षण है जिसके आधार पे अपने को टेस्ट कराना चाहिए और अपने को इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि क्या हमें कहीं ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं हो गया है। सर,
एक सबसे बड़ी बात ये कि जब ये इस तरीके के लक्षण जब सामने आए डॉक्टर साहब, तो अब उसके बाद में करना क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि जो कोविड से जो रिकवर हुआ है उसके साथ में ज्यादातर ये समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में उसके बाद में उसे करना क्या होगा इन लक्षणों को आने के बाद में? इसमें दो प्रकार की चीज है। एक तो हमें इस म्यूकोरमाइकोसिस को होने से रोकना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि अभी सभी लोगों के जिनके डायबिटीज है या इम्यूनोसप्रेसिव यानी कैंसर की गोलियां या दवाइयां ले रहे हैं, उनके शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है। उन पेशेंटों के म्यूकोरमाइकोसिस के शरीर में प्रवेश को रोकना है। इसके लिए अगर हम इसके बात करें कि हम इसको कैसे होने से रोक सकते हैं, तो अगर इसमें एक तो यह है कि जब कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है, उसके अंदर एक पानी का द्वारा उस ऑक्सीजन का पानी के द्वारा वो ऑक्सीजन निकल के अपने शरीर में जाती है, तो पानी का जो कंटेनर है वो हमें समय समय पर स्टेराइल वाटर से उसको साफ रखना है, ताकि वो फंगस उस ऑक्सीजन के माध्यम से नाक में प्रवेश नहीं करे। इसके अलावा हमें साफ सफाई पर अधिक ध्यान देना है और शुगर की मात्रा को अच्छी तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जब स्टेरॉइड का इंजेक्शन या दवाइयां इस्तेमाल करी जाती है, खासतौर से उन रोगियों में जिनके पहले से डायबिटीज है या जिनके पहले बॉर्डरलाइन डायबिटीज है और दवाइयां देने की वजह से, स्टेरॉइड देने की वजह से उनके शुगर बढ़ गया है, तो हमें शुगर को कंट्रोल में रखना है ताकि ये फंगस ग्रो ही नहीं करे। क्योंकि इस फंगस को, इस म्यूकोरमाइकोसिस को ग्रोथ होने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसका फैक्टर, वो है शुगर का हाई लेवल होना। तो अगर शुगर हाई लेवल पे नहीं होगी तो ये ब्लैक फंगस ग्रो नहीं करेगा और हमें समस्या नहीं आएगी। तो प्रिवेंशन करना ज्यादा आसान है और ज्यादा सुगम है। अगर हम बात करें कि एक बार अगर किसी को फंगस का इंफेक्शन यानी ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का इंफेक्शन हो गया, ऐसी परिस्थिति में अपने को उस पेशेंट का इलाज करने के लिए एक तो उस फंगस का जितना भी एरिया है उसका जो स्ट्रक्चर बन गया है, गोला सा बन जाता है नाक में, या जो साइनस होते हैं अपने मैक्सिलरी साइनस और आईज के वहां पर, तो उसको सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है। और इसके अलावा कई प्रकार की मेडिसिन आती है, जैसे एम्फोटेरसिन बी, पोसाकोनेजोल, इन दवाइयों के द्वारा उसका उचित माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब, पाटीदार साहब, सबसे बड़ी बात जो आपने बताई यहाँ पर कि जो डायबिटीज जिन लोगों के है तो उनको अपना जो शुगर लेवल है उसको यहाँ पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो माना जा सकता है कि ज्यादातर जो खतरा है वो डायबिटिक जो पेशेंट है उनके साथ में ज्यादा खतरा है इस चीज का। जी दीपक जी, इसमें डायबिटीज के पेशेंट में क्या होता है, जब शुगर ज्यादा होता है तो उसमें उसका जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उनका फंक्शन खराब हो जाता है। उनकी जो शक्ति है बीमारियों से लड़ने की या फंगस से लड़ने की, वो खराब हो जाती है। खासतौर से यह फंगस उन पेशेंटों को अटैक कर रही है जिन पेशेंटों का कोरोना होने से पहले भी शुगर की लेवल ज्यादा था। अब शुगर का लेवल ज्यादा हम किसको बोलते हैं? अगर खाली पेट का शुगर 130 से अधिक हो और खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर अगर 180 से अधिक हो, ऐसे पेशेंटों के अगर शुगर कंट्रोल नहीं चल रहा और कोरोना का इन्फेक्शन हो गया और उसमें हमें स्टेरॉइड का यूज करना पड़ गया, ऐसे पेशेंटों में यह फंगस खास तौर से देखा जा रहा है। आप ये मान लीजिए कि 80 से 90% पेशेंट डायबिटीज के ही हैं जो कि इस ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस से प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि लगातार इस तरीके के जो लक्षण आते हैं तो लोग अपने आप ही खुद ही चिकित्सा करना शुरू कर देते हैं, खुद ही ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज का एक बेहद खास ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप में इस तरीके के कोई भी लक्षण कोविड से रिकवर होने के बाद में हो रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और खुद अपने घर पर डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, यह भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कि लक्षण कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के, हम सब जानते हैं कि कोरोना के अंदर सबसे पहले फीवर आता है, फिर उसके बाद उसके सिम्टम्स आते हैं और उस सिम्टम्स आने के बाद अगर कोरोना रिकवर होने के बाद यूजुअली ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होता है। और कोरोना रिकवरी की स्टेज के बाद जब हम उसको देखते हैं कि उसके फीवर वापस आ गया है, नाक में से या खांसी में से काला बलगम आ रहा है, काला पदार्थ निकल रहा है, या पेशेंट के किसी और प्रकार के लक्षण या खांसी वापस बढ़ गई है, पेट में कोई लक्षण आ रहे हैं, उल्टी का मन कर रहा है, भूख नहीं लग रही है, ऐसी परिस्थिति में हमें तुरंत चिकित्सक के पास जाना है और उसका जांच करानी है और उसका जल्दी से उसका ट्रीटमेंट चालू करना है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाटीदार जी, एक लगातार जो चीजें सामने आ रही है, जो मैंने भी जहां पढ़ा, अमूमन ज्यादा स्टेरॉइड देने के कारण भी इस तरीके की बीमारी, ब्लैक फंगस की, म्यूकोरमाइकोसिस की जो बीमारी है वो लगातार हो रही है लोगों में, ये भी एक बड़ी वजह है इसकी। जी, हम अभी दीपक जी हम बात कर रहे थे कि इम्यूनोसप्रेशन यानी हमारी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं जो शरीर में इम्यूनिटी बनाती है, उसके ऊपर 2 प्रकार से प्रभाव पड़ता है, पहला शुगर से और दूसरा स्टेरॉइड से।
अगर स्टेरॉइड का इस्तेमाल, आपने देखा होगा आजकल कई प्रकार के सोशल मीडिया पे मैसेजेस चलते हैं कि आप ये दवाइयां कोविड के लिए ले लीजिए, तो लोग क्या करते हैं कि घर पे बिना किसी चिकित्सक की सलाह के स्टेरॉइड चालू कर देते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल तभी करें जब वो बहुत आवश्यक हो और आपकी बीमारी उस कैटेगरी की हो जिसमें कि स्टेरॉइड लेना पड़े, क्योंकि 100 में से 85 लोगों की कोरोना एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम से ठीक हो सकता है। उन लोगों को स्टेरॉइड की आवश्यकता नहीं है। अगर लोग ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा एक्सेस में उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये ब्लैक फंगस का खतरा काफी गहरा सकता है और काफी बड़ा भयानक रूप ले सकता है। सर, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, ये जो लक्षण जब दिखना शुरू होते हैं और इनका समय पर यदि उपचार नहीं लिया गया तो कितना बड़ा नुकसान जो व्यक्ति है जो इसका शिकार हो सकता है? जी दीपक जी, ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस की, ये सालों से और सदियों से चली आ रही है और हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, हम डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं। ये ब्लैक फंगस हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, क्योंकि डायबिटीज के रोगियों में काफी सामान्यतया पाई जाती है। अगर हम इसकी सीवियरिटी या गंभीरता की बात करें तो इस बीमारी में, अगर ये बीमारी आंख और नाक और ब्रेन के पार्ट को कवर कर लेती है, यानी वहां पर इसका संक्रमण हो जाता है, तो 80 से 85% लोगों में मृत्यु की संभावना रहती है। तो इसलिए इसका पहले से कंट्रोल करना और पहले से इस बीमारी को रोकना और सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। सर, वर्तमान दौर में ब्लैक फंगस का यानी कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इसका संक्रमण का खतरा किस कदर तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि कोविड जो पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ रही है, उनसे रिकवर होकर भी लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगातार इसका खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है जिस तरीके से कोविड के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से? जी दीपक जी, इसमें दो चीज है कि कोविड की संख्या बढ़ रही है, वैसा जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसके रोजाना मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो जो कोविड के रोगी जिनके शुगर या कैंसर की दवाइयां पहले से चल रही है, उन लोगों में इसका खतरा ज्यादा है। हमने कई सारे पेशेंट यहाँ हम देख चुके हैं कि जो डायबिटीज के रोगी है उनमें इसका खतरा ज्यादा आ रहा है। जो सामान्य लोग हैं जिनके पहले से डायबिटीज नहीं है या अभी स्टेरॉइड देने के बाद भी उनके शुगर की मात्रा कंट्रोल में है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने से हो, अगर पेशेंट की शुगर कंट्रोल कर ली जाए तो ये रिस्क काफी हद तक इस पर हम इसको रोक सकते हैं और हमें इसके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो ब्लैक फंगस का जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है ये काफी वाकई में बढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, क्या सामान्य व्यक्ति में, यानी कि जो कोविड से रिकवर होकर लौटा है, क्या उसके अलावा एक सामान्य व्यक्ति जिसको जो कोविड का शिकार नहीं हुआ है, यानी कि कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ है, क्या वो भी इसका शिकार हो सकता है? जी, जैसा कि मैं बता रहा था आपको दीपक जी कि ये बीमारी हम डायबिटीज के डॉक्टर्स को काफी पहले से भी देखने को मिलती है। हम लोग काफी पेशेंट इनके पहले भी देख चुके हैं और उनका इलाज कर चुके हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति में पाया जाता है तो उसमें हम डायरेक्टली डायबिटीज या इम्यूनोसप्रेशन, दो प्रकार की बीमारियां या फिर एक आयरन थेरेपी होती है, उसके ट्रीटमेंट में ये बीमारी काफी पाई जाती थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। हम यदा कदा साल में 2 या 10 पेशेंट इसके देखा करते थे, लेकिन जैसा कि कोरोना इन्फेक्शन हुआ और स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रूप में हो रहा है, इसकी वजह से ब्लैक फंगस का खतरा काफी रूप से बढ़ रहा है। क्योंकि पहले ऐसी कोई बीमारियां नहीं थी जिसमें स्टेरॉइड की इस मात्रा का या इतनी डोज का इस्तेमाल किया जाए। तो डेफिनेटली स्टेरॉइड ने इस बीमारी के फैलने में काफी सहायता की है। सर, इसका इलाज क्या है? क्या मेडिकल में इसका इलाज संभव है पूरी तरीके से, जिससे व्यक्ति वापस से इस म्यूकोरमाइकोसिस से रिकवर हो सकता है? जी दीपक जी, इसका इलाज संभव है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बीमारी के अंदर अगर हम प्रारंभिक लक्षण पकड़ के, जब इसका इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस केवल नाक और साइनस के एरिया में हो रहा है, अगर उस टाइम हम इस बीमारी को पकड़ लेते हैं तो इसका 2 प्रकार से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पहला ये कि जो भी एरिया इससे प्रभावित है उस एरिया का ऑपरेशन करके और उस पार्ट को हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है, यानी उस अंग को, या जैसे मान लीजिए नाक का कोई साइनस है या उस एरिया है, उस एरिया में से उस ब्लैक फंगस को ऑपरेशन के माध्यम से वहां से उसको साफ करके और उसको निकालना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसको काट के बाहर निकालना पड़ेगा। इसके अलावा जो इसके ऊपर जो दवाइयां काम करती है एंटी फंगल, उसमें एम्फोटर्सिन बी, जो कि काफी कॉमनली अवेलेबल दवाई है, एम्फोटर्सिन बी, इस दवाई का इस्तेमाल करके इस फंगस के अगेंस्ट में इसको साफ करने के लिए काम में लिया जा सकता है। कई पेशेंटों में जिनके किडनी की बीमारी पहले से होती है, गुर्दा रोग का पहले से पेशेंट है अगर कोई, तो उस पेशेंट में एम्फोटर्सिन भी अगर नहीं दे सकते हैं तो पोसाकोनेजोल नाम से एक दूसरी दवाई आती है, उस दवाई का इस्तेमाल करके इस फंगस पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर ये फंगस
ब्रेन के किसी पार्ट में पहुंच जाए, जैसे मान लीजिए नाक के माध्यम से या आंख के माध्यम से ब्रेन के पार्ट, और उस परिस्थिति में पेशेंट बेहोश भी हो सकता है और अनकॉन्शियस अवस्था में जाने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अपने को उन सब चीजों के कॉम्प्लिकेशन को रोकना बहुत आवश्यक है। सर, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, आप लगातार बता भी रहे हैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, जिस तरीके से कोविड से जो भी व्यक्ति रिकवर होकर लौटा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, उसको किन खास बातों का ध्यान यहां पर रखना पड़ेगा जिससे कि वो इस म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि सामान्य भाषा में कहें तो ब्लैक फंगस का शिकार ना हो? आवश्यक है कि हम उसको रोक कैसे सकते हैं। तो हमें ब्लैक फंगस को होने से रोकने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, हम साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें, अपने जो नाक के अंदर और आंख की सफाई नियमानुसार करते रहें। दूसरा, अगर किसी के शुगर की बीमारी है तो उस बीमारी का शुगर का कंट्रोल बहुत आवश्यक है। तीसरा, स्टेरॉइड की डोज का जो टेपरिंग जिसको हम बोलते हैं कि मात्रा को धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उसको जितना जल्दी हो सके स्टेरॉइड की मात्रा को हम हटा दें, तो उससे फंगस के होने की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि जो स्टेरॉइड होते हैं ये इम्यूनो सप्रेशन का काम करते हैं और फंगस तभी ग्रो कर सकती है जब पेशेंट का इम्यूनिटी कमजोर हो। इसके अलावा पेशेंट अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा स्टार्ट करे, प्राणायाम करे, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करे, और उन एक्सरसाइज करने से जो सांस का और जो एरिया है वो क्लियर अगर रहेगा तो फंगस होने की संभावना या म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए, ये म्यूकोरमाइकोसिस के जब लक्षण दिखना शुरू हो तो उसे खास तौर पर किस डॉक्टर के पास या किस क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर के पास जाना होगा, जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसे? म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन है वो एरिया पे डिपेंड करता है कि किससे आता है। यूजुअली पेशेंट सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर के पास जाता है। जैसे मान लीजिए अगर पेशेंट के आईज में स्वेलिंग हो रही है या उसको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आंखों वाले डॉक्टर के पास जाके वहां पर डायग्नोस होता है। अगर किसी के नाक में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या नाक के अंदर से कोई काला पदार्थ निकल रहा है तो वो ENT के डॉक्टर से मिलते हैं। अगर किसी के फंगस का इन्फेक्शन ब्रेन में ज्यादा हो गया तो उसको सिर दर्द की समस्या होती है और वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। परंतु यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर आपके कोरोना का ट्रीटमेंट किया है जिसने, उस डॉक्टर को आप ये अपने लक्षण बताइए, वो आपके लक्षणों के आधार पर डिसाइड करेंगे और एक सिंपल सा एक इन्वेस्टिगेशन होता है KOH प्रिपरेशन, उसके आधार पे एक सिंपल सा सैंपल लेके और ये पता लगाया जा सकता है कि वो म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन है या सामान्य कोई एलर्जी या नाक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है या खांसी परसिस्टेंट चल रही है। तो उन लक्षणों के आधार पे आपका जो प्राइमरी फिजिशियन है, जो आपका डॉक्टर है जिसने आपका कोरोना का ट्रीटमेंट किया है, उसी से आप संपर्क करके और राय ले सकते हैं। अधिक गंभीर अवस्था में अगर आंखों की स्वेलिंग आती है तो आई सर्जन को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, आई का ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर नेजल साइनस जो हड्डियां होती है ये आंख नाक के पास वाली, इन हड्डियों में अगर इन्फेक्शन है तो नाक कान गले के जो डॉक्टर हैं वो आपको सही सलाह देंगे और इसकी सर्जरी या इसकी दवाइयों के बारे में आपको जानकारी देंगे। परंतु इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अभी कोरोना के सामने कोरोना के केसेस में देखने को आई है वो ये आई है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगा, अगर आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, अगर आपकी स्टेरॉइड की डोज कम नहीं हो रही है तो आप किसी भी प्रकार से इस बीमारी पर काबू नहीं पा सकते हैं। तो शुगर का कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाटीदार, क्या ये मान लिया जाए कि समय रहते यदि आप सजग हैं अपने शरीर के प्रति तो इससे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, मेरा सभी आपके दर्शकों को यही कहना है कि इस बीमारी का एक ही है इलाज है कि इसको होने से रोक लिया जाए, क्योंकि होने के बाद तो कई सारे कॉम्प्लिकेशन है, कई सारी चीजें हैं, आपको सर्जरी में जाना पड़ेगा, आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी, एम्फोटरसिन बी चलेगी, किडनी का भी रोल देखना पड़ेगा कि वो मेडिसिन आपको किडनी के हिसाब से सूट कर रही है नहीं कर रही है, तो उसमें कई उलझने हैं। इससे बेहतर है कि हम इस बीमारी को होने से रोकें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो हम सब जानते हैं। तो ब्लैक फंगस को हमें एक सामाजिक बीमारी बन के सामने आने के प्रति इसको रोकना पड़ेगा और सभी समाज के लोगों को सजग करना पड़ेगा कि अगर आपके हल्का सा भी लक्षण ऐसा आ रहा है, अगर वापस आपको बुखार आ गया है, अगर आपको वापस सिर दर्द होने लग गया है कोरोना का ट्रीटमेंट या कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी, या आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, या आपके स्टेरॉइड की डोज अभी भी लेनी पड़ रही है, तो तुरंत अपने जो फिजिशियन है, जो आपके डॉक्टर है, जो आपका इलाज कर रहे हैं, उनसे वापस संपर्क करें और इस बीमारी को रोकने के लिए तुरंत उपाय करें।
डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, यदि समय रहते सजगता नहीं दिखाई तो क्या आंखों की रोशनी भी इस बीमारी के चलते जा सकती है, और जो जिसे हम सामान्य तौर पर जबड़ा कहते हैं हमारे दांत के अंदर, वो भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है? ऐसी भी लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि इस तरीके की जो दिक्कत है वो किसी पेशेंट के साथ हो सकती है। जी दीपक जी, अगर हम इनके कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि क्या क्या इनके दुष्परिणाम हो सकते हैं ब्लैक फंगस के होने के, तो आप मान लीजिए ब्लैक फंगस एक ऐसी प्रकार की फंगस है जो खून की नलियों के माध्यम से ये खून की नलियों को भी पार करके जा सकती है। यानी सामान्य तौर पे इन्फेक्शन क्या होता है, ब्लड के रास्ते रास्ते चलता है, वो बीच में कहीं क्रॉस नहीं करता है। लेकिन इससे इन्वेजिव एंजियोजेनेसिस, इसकी बीमारी में ये जो खून की नलियों की दीवार है, जो अपनी रक्त वाहिनियां हैं, उनको भी पार करके ये किसी भी एरिया में जा सकती है। तो ऐसे केसेस में अगर इसका इन्फेक्शन आंख में हो गया है, आंख में सूजन आ गई है, तो आपको अल्टीमेटली आंख को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आंख को निकाले बिना फंगस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। इसी प्रकार से अगर ये आपके जबड़े की हड्डियों में, जिसे मैक्सिला और मैंडिबल कहते हैं, अगर इसके अंदर ये इन्फेक्शन अंदर तक चला गया तो आपको जबड़े को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फंगस को निकालना, क्योंकि इन्वेजिव है, ये हर कोशिका को पार करके जा सकती है। ये सामान्य कैंडिडा जैसी फंगस नहीं है, ये ब्लैक फंगस है। तो उस स्थिति में अपने को उस जबड़े को शरीर से निकालना पड़ेगा। तो ये, और इसी प्रकार से अगर ये फंगस ब्रेन के अंदर चली गई है, जैसे ब्रेन के साइनस होते हैं, ब्रेन के अंदर छोटी छोटी नलियां होती है खून की, जिससे ब्रेन की सर्कुलेशन सप्लाई होती है, तो अगर उस सप्लाई वहां पर चला गया है तो ब्रेन का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। चलिए, डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाटीदार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाटीदार, जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, जो लगातार हमें बता रहे थे कि ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं, कैसे उसके लक्षण है और कैसे उसका इलाज संभव है, और यदि आपने सजगता नहीं दिखाई तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाटीदार ने अपने अनुभव हमारे साथ में साझा किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।